स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एक्सपेंड में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे हुती रेबल्स। अभी ये टॉपिक चर्चे में है क्योंकि इन्होंने लगातार मेडिटेरेनियन सी में से निकलते हुए जो शिप्स आ रही हैं रेड सी में, उन्हें हिट करना शुरू कर दिया है। तो हुतीज़ आखिर है कौन? हुतीज़ एक आर्म ग्रुप है जो कि 1990 के दशक में नॉर्दर्न में यमन में इनका उदय हुआ था। इस ग्रुप का नाम हुतीज़ ग्रुप इसलिए रखा गया क्योंकि इस ग्रुप के जो फाउंडर है वो है हुसैन अल हुती, और यमन के जो शिया मुस्लिम हैं उनमें एक सेक्ट होता है जैती, उसी सेक्ट से ये बिलोंग करते हैं। इनकी पॉपुलेशन लगभग 1/3 है जो कि माइनॉरिटी में वहाँ पे गिनी जाती है। हुतीज़ यमन के राष्ट्रपति अब्दुल्ला सलेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्म रेबेलियन को शुरू किया था। हुतीज़ को अपने प्रेसिडेंट का कहना था कि हमारा प्रेसिडेंट करप्ट है और इन्हें यूएस और सऊदी की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, इसलिए ये इनका विरोध कर रहे हैं। और साथ ही प्रेसिडेंट के बारे में ये कहा जाता था कि ये सऊदी के इन्फ्लुएंस में है, मतलब सऊदी जैसा चाहता है ये वैसा काम करते हैं अपने नेशन में। हुतीज़ यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह का सऊदी और यूएस से रिलेशन का विरोध करते थे। इसकी शुरुआत उत्तरी यमन में हुई, तब से स्थिति वहाँ पर गृह युद्ध में बदल गई। ये आंदोलन तेजी से शुरू हुआ और आर्म रेबेलियंस में ये बदल गए। इनके हथियार काले बाजार या मुख्य रूप से सैन्य स्रोतों से भी आ रहे थे। हुतीज़ परिवारों ने दोस्तों इस मूवमेंट को एक धार्मिक मूवमेंट में बदल दिया। शिया इस्लाम में जो जायदी सेक्ट है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था इनके प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसा जायदी सेक्ट के जो शिया इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनका कहना था, जिन्होंने कभी यमन को रूल किया था। साथ ही हुतीज़ अपने आप को अंसर अल्लाह कहते थे। अंसर अल्लाह का मतलब है डिफेंडर ऑफ अल्लाह, मतलब भगवान के लिए युद्ध लड़ने वाले लोग। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में जो मेजर डेवलपमेंट हुई है हुतीज़ को लेकर जियो पॉलिटिक्स में, अभी हम उसको देखेंगे। 19 नवंबर 2023 को हुतीज़ रेबल ने एक हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हुए एक शिप को हाईजैक कर लिया, और जैसे ही शिप के नज़दीक यह हेलीकॉप्टर पहुंची वैसे ही शिप में जो क्रू मेंबर थे उन्हें वार्निंग दे दी, कही कि बिल्कुल भी प्रतिरोध मत करना, नहीं तो सारे मार दिए जाओगे। वैसे तो ये शिप ब्रिटिश ऑनर की थी, बट इसे इजराइल से लिंक्ड बताया जा रहा है और इसीलिए इन्होंने इस शिप को हाईजैक किया है। ये कार्गो शिप और इसमें जो लोग सवार होकर आ रहे थे सामान के साथ, वो अभी भी यमन के हुती रेबल्स के कंट्रोल में है। हुतीज़ शिया इस्लामिस्ट और पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हुतीज़ का ये कहना है कि हम केवल उन्हीं शिप्स को अटैक कर रहे हैं जिनका कनेक्शन इजराइल से लिंक्ड है। किसी भी तरह से जो शिप इजराइल से लिंक्ड है हम उसको हिट करेंगे। जब तक गाजा में वॉर नहीं रुकेगी हम शिप्स को ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये शिप समंदर में जा रही है और ये हेलीकॉप्टर से हुतीज़ रेबल आकर इनको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस ने इन हुती रेबल्स को काउंटर करने के लिए रेड सी में 10 देशों की सेना तैयार करी है ताकि शिप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके इन हुती रेबल्स से। ये जो शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं या इन पे अटैक कर रहे हैं, ये जियो पॉलिटिकली इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि यहाँ से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड कंट्रोल किया जा सकता है। वर्ल्ड ट्रेड की शिपिंग यहीं से होकर जाती है। इजरायली लिंक्ड शिप को इंडियन ओशियन के करीब हिट किया गया है। इससे कोई कैजुअलिटी तो नहीं आई है, लेकिन इंडिया की इमेज इंटरनेशनली खराब होती है क्योंकि ये जो अटैक हुआ है इंडियन ओशियन में इंडिया के बहुत ही करीब हुआ है, गुजरात के आसपास, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जिस जगह पे ये अटैक किया गया आज से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इन अटैक से ये हो रहा है दोस्तों, राइस एक्सपोर्ट ब्लॉक हो सकता है और साथ ही खाने पीने के जो सामानों का ट्रेड होता है वो भी यहाँ ब्लॉक हो सकता है। साथ ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है कि शिपिंग की जो कॉस्ट है वो अचानक से बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि शिप यहाँ से सेफली पास नहीं हो सकेगी। इसलिए जो शिप पास हो भी गई तो उनमें जो सामान है वो कॉस्टली बिकेगा। यूएस की इंटेलिजेंस और मिलिट्री ने ये बोला है कि ईरान इसमें डीपली इन्वॉल्व्ड है, और यमन में जो ये मुस्लिम्स जो अटैक कर रहे हैं ये शिया सेक्ट को फॉलो करने वाले मुस्लिम्स हैं, और ईरान में भी जो मुस्लिम्स है वो शिया सेक्ट को फॉलो करने वाले मुस्लिम्स हैं। तो हो सकता है ईरान हो या यमन के शिया सेक्ट के ये जो मुस्लिम्स है ये फ़लस्तीन को लेके बहुत ही स्ट्रांग फील करते हैं। गुजरात के तट से 200 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ शिप पे अटैक किया गया था वहाँ पे इंडियन नेवी पहुँचती है और उसे जाके रेस्क्यू करके वापस ले आती है। और साथ ही उस रीजन में एक वॉरशिप को भी डिप्लॉय किया गया है ताकि जो शिप्स वहाँ से आ रही हैं वो सेफली वापस आ सके। इस अटैक से किसी की जान नहीं गई दोस्तों, लेकिन शिप को जरूर डैमेज कर दिया इस ड्रोन अटैक ने। इस तरह से यूएस और इजराइल को एक नई एनिमी को फेस करना पड़ रहा है मिडिल ईस्ट में। यमन के इन हुती रेबल्स ने पहले भी इजराइल पर अटैक किए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सका। उस ड्रोन को यूएस नेवी द्वारा रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इन हुती रेबल्स का सीधा से ये कहना है कि पहले इस वॉर को बंद करो, एक सीज फायर करो। गाजा ने हमास में टनल्स जो बिछाए रखे हैं, अंडरग्राउंड टनल्स, उसमें इजरायली आर्मी के लिए लड़ना कठिन होने वाला है। इसलिए इजराइल ने ये सोचा है कि मेडिटेरेनियन का सीधा पानी उठा के उस टनल में डाल
डाल देंगे ताकि सारे टेररिस्ट उसमें मारे जाए। लेकिन यूएन ने इसे एक वॉर क्राइम बोला है और साथ ही रशिया ने भी कहा है कि ये एक वॉर क्राइम है। हालांकि रशिया भी जो यूक्रेन में कर रहा है वो एक वॉर क्राइम से कम नहीं है। और अगर इजराइल सच में ऐसा करता है कि मेडिटेरेनियन का पानी नल्स में डाल दिया तो ये वार और ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। इसमें रशिया, ईरान और भी प्लेयर्स इसमें शामिल हो सकते हैं और रशिया, ईरान ये मिलकर ऐसा करेंगे कि मेडिटेरेनियन से जो रेड सी की और जो भी शिप आएगी वो उसको और ज़्यादा हिट करना शुरू कर देंगे ताकि ग्लोबली ट्रेड को नुकसान हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेट्रोल डीजल के दाम निश्चित ही बढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ एक बड़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि कोविड से अभी वर्ल्ड इकोनॉमी बस उभर ही रही है। और अगर इस रास्ते को छोड़ के अगर हम दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो वो रास्ता बहुत ही लंबा और एक्सपेंसिव होने वाला है और उससे और ज़्यादा चीज़ें महंगी होगी। अभी मैं मैप में आपको बताऊंगा आगे। यमन की ज्योग्राफी देखें तो ये है यमन, ये है यमन की कैपिटल सना। इसकी बाउंड्री सऊदी अरेबिया और ओमान से लगती है और ये ग्रीन रीजन हूती रेबल्स के कंट्रोल में है। इस ब्लैक रीजन पे अलकायदा का इन्फ्लुएंस है। और वेस्ट एशिया का मैप दोस्तों। और ये जो रेड आप देख रहे हो इस जगह पे अटैक किया गया है हूती रेबल्स के द्वारा। जियोपॉलिटिकली ये इतना इम्पोर्टेंट लोकेशन इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है स्विस कैनाल और ये है रेड सी। यही वो रास्ता है दोस्तों जिसके थ्रू सारे शिप्स यहाँ से गुजरती है। इस जगह पे अगर लगातार अटैक होता रहा तो ये वर्ल्ड ट्रेड को इफेक्ट करेगा। और यहाँ यमन की हूती रेबल बैठे हुए हैं कार्गो शिप्स को हिट करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो खतरा है दोस्तों वो इस जगह पर है। ये जो जगह यहाँ से निकल कर शिप यहाँ गुजरेगी इस जगह पे सबसे ज़्यादा खतरा है शिप को क्योंकि यहाँ पे सबसे पास में होते हैं ये रेबल्स। ग्लोबली ट्रेड इसलिए इम्पैक्ट हो रहा है दोस्तों। डीजल पेट्रोल के भी दाम इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल जो इंडिया में भी आता है वो इसी रास्ते से होकर आता है। साथ ही यूरोप के साथ भी हमारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है और अगर इस रास्ते पे ब्लॉकेज लगा दिया जाए तो जो दूसरा रास्ता बचता है ट्रेडिंग के लिए वो ये है, वो इस तरह से घूम के आना पड़ेगा जो बहुत ही लंबा रास्ता है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और ऐसा कहा जा रहा था कि हूती रेबल्स ने फिर से एक इंडियन शिप को हिट कर दिया जिसका नाम MV साईं बाबा था। इंडियन ऑफिशियल्स ने ये बोला कि ये शिप हमारा नहीं है और इस शिप को भी साउथ रेड सी में हिट किया गया था। और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।